डिफरेंट एरियाज। लेक्चर 1 में आप पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का स्कोप था वो किसके अंदर पढ़ा है आपने, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HRM। ठीक है, तो HRM के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और उसके बाद अपन ने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे, कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे मैन पावर प्लानिंग। जब प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, या ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर क्या होता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है मैन पावर प्लानिंग। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है कि मैन की पावर की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कहाँ पे उसको अपने प्रोवाइड करवाना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन्स चाहिए, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग। दोनों नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ये प्लानिंग का प्रोसेस है जिसके द्वारा, ठीक है, आप क्या निकालते हैं, वाई विथ a firm assures कौन कौन सी चीजें इंश्योर करती है एक फिल्म, जब आप उसको आप बात करते हैं कि प्लान करना है उसने, तो सबसे पहले वो देखती है कि उसके पास राइट नंबर ऑफ पर्सन्स है या नहीं है। ठीक है, दैट इट हैज राइट नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या उसके पास सही जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पर्सन्स हैं अवेलेबल है उसके पास। ये उसकी फर्स्ट जो है प्लानिंग की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, कि क्या आपके पास जितने पर्सन्स चाहिए उतने हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो पूरे करने हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड राइट काइंड right number of persons and right kind of persons। at a right time, at the right time, at the right place, ठीक है, जो भी उसका काम है, राइट प्लेस एंड जो उसके काम भी उसको ऐसा देना है जिसके अंदर वो पर्सन सबसे ज्यादा अच्छे बेनिफिशियल हो। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, एंड डूइंग वर्क in which they are economically बेस्ट। ठीक है, वो ऐसा काम करें जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली बेस्ट हो। ठीक है, अब क्या है, मैन पावर प्लानिंग क्या है कि आपने क्या करना है, कितनी मैन पावर आपको रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपने जो है पहले एश्योरिटी लेनी है, पहले आपने उनको इंश्योर करना है। ठीक है, प्लानिंग मतलब कि काम अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको उस आगे आने वाला, देखिए अगर जिस दिन मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो उस दिन अगर आप प्लान करोगे तो वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा उस काम के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कंटिन्यू इसके ऊपर काम करता है कि कब कितनी रिक्वायरमेंट आएगी पर्सन्स की। अगर कोई नया कुछ ऑफर मिला है इंडस्ट्री को डेवलप करने का, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उस काम के ऊपर लग जाता है कि उसके लिए अभी मैन पावर चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर मैन पावर की कमी नहीं है लेकिन स्किल्ड मैन पावर की कमी है। मतलब कि आप
वो वाला पर्सन चाहिए आपको जो उसके उस काम के लिए बेस्ट हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को। तो ये एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, जिसके तहत एक इंडस्ट्री ये इंश्योर करती है कि क्या उसके पास नंबर ऑफ पर्संस प्रॉपर हैं जितने रिक्वायर्ड हैं, क्या वो सही तरीके के पर्सन हैं जैसे आपको चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन कैड सॉफ्टवेयर या जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर उनका काम जानता हो, तो प्रैक्टिकल काम उसको कम आता हो, ठीक है, अगर आप उसको मशीन चलाने के ऊपर लगा दोगे तो क्या वो पोटेंशियली इकोनॉमिकली उतना एफिशिएंट है जितना वो कैड के ऊपर होगा? नहीं। तो ये क्या है, उसको अपने राइट काइंड के पर्सन को राइट काइंड की जॉब देनी है, एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। जो राइट टाइम जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब वो वहां पे हो जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, और वही काम कर रहा हो जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली बेस्ट है। ऐसा ना हो कि आपने उसको क्या है कैड का काम उसको आता है और आपने उसको मशीन पे लगा रखा है मैनुअल मशीन के ऊपर काम करने के लिए। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर प्लानिंग का काम है। ठीक है, सबसे पहले प्लान किया जाता है कि आपको कौन सा काम करना है, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। तो मैन पावर प्लानिंग, इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेता है कभी कि क्या है, तो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे कि आपके पास क्या है, सबसे पहले जितने पर्सन्स हैं, क्या इट एंश्योर्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज are enough to do a job। क्या एक जॉब को करने के लिए उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो सेटिस्फाइड है, वो इनफ है, जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने हैं। ठीक है, क्या वो जो पर्सन्स हैं वो टाइम पे उस काम को खत्म कर पाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्लान करने का। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, क्या वो सही जगह पे है, क्या उनकी स्किल सही है। ठीक है, द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। ठीक है, कौन सी स्किल्स जो है जो एम्प्लॉइज के अंदर रिक्वायर्ड है जब वो उस काम को करेंगे। ठीक है, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या वो टू एंश्योर, यहां पे लिखेंगे टू एंश्योर, टू इसके आगे भी टू एंश्योर, क्या उसके पास प्रॉपर स्किल है, क्या प्रॉपर पर्संस है, क्या सही जगह पे है, क्या वही बातें जो आपने इसकी डेफिनेशंस के अंदर लिखी हैं। ठीक है, वही इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब आपके पास क्या है, पर्संस है, आपने प्लान कर लिया कि इतनी रिक्वायरमेंट आपको और निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कम रह गए पर्संस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, रिक्रूटमेंट निकालता है। ठीक है, पर्सन्स जो थे जब आपने प्लान किया तो पर्सन्स कम थे, जितनी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट निकालोगे। रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंडर आप जो स्किल्ड लेबर है, जो आपको रिक्वायर्ड पर्सन्स हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल के पर्सन्स हैं, जो भी आपकी एबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो जो जिसको वो सेटिस्फाइड करते हैं, उन पर्सन्स को आप जॉब देते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर फॉर सेम गोल, उसी काम के लिए जो आपका गोल है। ठीक है, उसी को अचीव करने के लिए आप कुछ और पर्सन्स को अपने साथ मिलाते हो, उनको रिक्रूट करते हो ताकि वो आपकी उस गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर की सर्च कर रहे हो तो आप कभी डॉक्टर को तो वहां पे जॉब दोगे नहीं, तो आपको रिक्वायर्ड स्किल जो है वो कौन सी है, वो इंजीनियरिंग की स्किल है। ठीक है, तो वो आपके पास जब सेटिस्फाइड करेगा कोई पर्सन तो आप उसको जॉब दोगे। The process of searching, the process of searching, सर्च करना जॉब के लिए, for the prospective, for the एम्प्लॉई। ठीक
ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि सब कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। और उनको क्या करना है, आपको स्टिमुलेट करना है, एंड स्टिमुलेटिंग them to apply for the job, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे देखिए मैंने आपको दो चीजें बोली थी कि इंडिया के अंदर जो है लेबर की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी नहीं है, लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है। अगर स्किल्ड लेबर आप पूछो कि जो स्किल्ड पर्संस है उनकी कमी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्च करोगे, आप क्या करोगे, एक रिक्वायरमेंट निकालोगे, उसके अंदर जो पर्संस अप्लाई करेंगे उनका इंटरव्यू लोगे और उसमें से जो सेटिस्फाई करेगा आपको उसको आप जॉब दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पर्संस क्लियरली जो अवेलेबल है, ऐसे जिनके पास सारी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, वो पहले से ही जॉब पे हैं, तो उनको अगर आपने अपनी जो है जॉब ऑफर करनी है तो आपको उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी होगी जिसके अंदर वो आपकी जॉब को अप्लाई करें, ताकि वो आपके पास आए, ठीक है। आप उनको बुलाने नहीं जा सकते, आप उनको अप्लाई करने के लिए फोर्स करोगे कि आप अप्लाई करो, तब जब आप उसको अच्छे ऑफर्स दोगे, ठीक है। तो ये काम कब होगा, जब आप कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। अब इंडस्ट्रीज दो तरीके से काम करती हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। पहली इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, जब पहली जॉब स्टाइल कैसा होता है, जिसके अंदर क्या है, आप स्किल्ड लेबर को जॉब देते हो, ठीक है, स्किल्ड लेबर को, सिर्फ वही पर्सन को जॉब देते हो जो उस काम को अच्छे से जानते हैं। दूसरा कौन सा होता है, आप अनस्किल्ड लेबर को जॉब देते हो कम पैसों में और उनको सिखाते हो, ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि वो स्किल्ड बन जाएं, फिर वो उसी कम पैसों में आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। अगर स्किल्ड लेबर मिल जाएगी आपको उनको ट्रेनिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है तो आप उनको अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय बनाओगे, उनसे काम सिखाओगे उनको और उनको स्किल्ड बना दोगे। तो इससे क्या होगा, स्किल्ड वर्कर जो है ना उसको हर तरीके की नॉलेज होती है, ठीक है। वो किसी पुरानी इंडस्ट्री के अंदर काम करके जहां से उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो हर तरीके का काम कर सकता है। जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको आप स्किल दोगे, वही स्किल दोगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप के जो एम्प्लॉइज हैं वो मिल जाते हैं जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं उसके अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिक्रूटमेंट के अंदर, जैसे कि स्टेज 1, ठीक है, स्टेजेस आती हैं इसके अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर। सबसे पहले आती है स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज कह सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, इसके अंदर आप रिक्रूटमेंट प्लान निकालते हो, कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये डिफाइन करना है आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर, जिससे क्या हो, जिस पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट हो उसके बारे में पूरी स्पेसिफिकेशंस चाहिए कि क्या क्या आपको डिमांड है। उसके बाद आती है स्टेज 2, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, आप जो है उनको जिन पर्सन्स को आपने रखना है उनको स्टिमुलेट करना, उनको आपकी जॉब को अप्लाई करने के लिए फोर्स करना, ठीक है। अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट करवाना उनका, अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज, पोटेंशियल एम्प्लॉइज को आपकी जॉब को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐसा ऑफर देंगे जो कि बेस्ट हो, जिससे वो आपकी जॉब को अप्लाई करने के लिए तैयार हो, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेज 3,
जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो लोग आपकी जॉब को अप्लाई कर चुके हैं उनमें से किसी एक पर्सन को क्या करना है आपने, सिलेक्ट राइट पीपल, सिलेक्ट राइट पीपल, ठीक है। जो सही पर्सन्स हैं आपकी जॉब को अच्छे से कर सकते हैं उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज क्या है, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, दूसरी स्टेज क्या है, अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज, और तीसरा क्या है, सिलेक्ट राइट पीपल्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, रिक्वायरमेंट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, आपकी जॉब की कौन कौन से जो है चीजें हैं उसके अंदर, कि मतलब कि आपको कितना पर्सन चाहिए, कितना काम होगा, कितने घंटे का काम होगा, क्या काम होगा, ठीक है। वो सारी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिकेशन कैसी चाहिए आपको, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर करेंगे, रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते टाइम फर्स्ट स्टेज के अंदर। आप एडवर्टाइजमेंट दोगे तो भी इन दोनों चीजों की एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन आएगी और उसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिकेशन आएगी जॉब की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल, अब जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं वो पहले से ही वो अंडर वर्क हैं, वो काम कर रहे हैं, वो आपके पास उनका रिज्यूम नहीं होगा क्योंकि वो पहले से काम पे लगे हुए हैं। तो उनको अगर आपने सर्च करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूज निकालनी पड़ेगी, एक एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जॉब एडवर्टाइजमेंट, आपने जॉब को एडवर्टाइज कर दिया, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया आपने किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी टीवी उसके अंदर, एड के अंदर, ठीक है। आपने क्या कर दिया, किसी जॉब साइट के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली। उसके बाद क्या किया आपने, जब आपको, आप क्या करेंगे, जो पर्सन्स इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे वो सारे अप्लाई करेंगे जॉब, आपकी जॉब के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, एक इंटरव्यू लोगे, ठीक है। तो जॉब इंटरव्यू, होगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एबिलिटी टेस्ट हो सकता है, जिससे आपको बेस्ट पर्सन उस काम के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एचआरएम डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपने सबसे पहले क्या किया था, प्लानिंग की थी, कितने पर्सन आपको चाहिए, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन, कितने कहां पे जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने पर्सन चाहिए, वो सारी चीजें किसमें थी, प्लानिंग के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, जिस डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन कम थे वहां पे अब अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्टिंग राइट पर्सन्स फॉर द जॉब हु आर बेस्ट कैपेबल टू डू आवर वर्क, ठीक है। उनको अपन क्या करेंगे, जॉब देंगे। उसके बाद क्या है, रिक्रूटमेंट के अंदर स्टेजेस आई, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया, कौन कौन सी उसकी स्पेसिफिकेशंस है, कौन कौन सी डिस्क्रिप्शंस है, वो सारा जो है आपने जॉब के साथ वहीं पे डिफाइन कर दिया जो जॉब आप निकालना चाहते हो। फिर उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, वो एडवर्टाइजमेंट आपने पब्लिश कर दी, तो अट्रैक्ट किया आपने पोटेंशियल एम्प्लॉइज को, रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज को आपने क्या कर दिया, जॉब के एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपने अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया, फिर आपने क्या किया, उनमें से सही पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, जिसके द्वारा आपके पास जो रिक्रूटमेंट थी, जो पर्सन की कमी थी वो पूरी होगी। नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास आपने रिक्रूटमेंट निकाली, जॉब इंटरव्यू लिया। अब जॉब इंटरव्यू में जो पर्सन क्वालिफाई होंगे, जॉब जो है एबिलिटी टेस्ट लिया, उसके अंदर जो पर्सन्स आपको जो है सही लगेंगे, सही काम करेंगे, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेज इसके अंदर एचआरएम के अंदर क्या है, सिलेक्शन। तो एचआरएम नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, लास्ट सिलेक्शन, ठीक है। आप कहते हो कि मेरी सिलेक्शन होगी किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसका मतलब क्या होता है कि आपको एक जॉब मिल चुकी है, ठीक है।
तो वो सिलेक्शन कौन करता है? वो भी HR डिपार्टमेंट ही करता है हमेशा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ picking the selecting right person, individuals ऐसे इंडिविजुअल्स को अपन पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे who have relevant skills and knowledge, जिनको रेलेवेंट स्किल्स होंगी जिनके पास, ठीक है, जिनके पास रेलेवेंट नॉलेज होगी, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे टू फिल आवर जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए ऐसे पर्सन जिनके पास जो जॉब रिक्वायरमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपने सबसे पहले प्लान किया कि जो आपके पास वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर 40 एम्प्लॉइज हैं, तो 20 एम्प्लॉइज की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन 20 एम्प्लॉइज, ये तो किसके अंदर अंडर आ गया? प्लानिंग के अंदर, कि आपको क्या करना चाहिए? 20 एम्प्लॉइज और रखने चाहिए, ठीक है, ऐड करने चाहिए 20 एम्प्लॉइज। तो 20 एम्प्लॉइज ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिक्रूटमेंट प्लान निकाला आपने। तो रिक्रूटमेंट के अंदर आपने वर्कशॉप के अंदर होने वाला काम कितने आवर्स का है, कितनी सैलरी देंगे हम, वो सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट कर दी उसकी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को देख के किसी जो है पोटेंशियल वर्कर्स ने, 40 या 60 पोटेंशियल वर्कर्स ने आपको क्या किया? उस जॉब को अप्लाई कर दिया। अब उन 60 एम्प्लॉइज से आपने 20 एम्प्लॉइज को चुनना है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो सिलेक्शन कहलाता है। अब आपके पास क्या है, ये जो 60 एम्प्लॉइज ने इसको फिल किया है, ये एम्प्लॉइज नहीं है, ये पर्संस हैं, पीपल्स हैं जिन्होंने इसको अप्लाई किया। अब इनके पास क्वालिफिकेशन सेम है। क्वालिफिकेशन वो है इनके पास जो आपने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही डिस्क्राइब कर दी थी कि इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। तो ये सारे 60 के 60% के पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, ठीक है। आपने कहा कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो ये सारे जो है वो 3 साल एक्सपीरियंस जो है पर्सन ही हैं। अब आप जो है कैसे पर्सन को यहाँ पे रखोगे? हु हैव रेलेवेंट स्किल एंड नॉलेज, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज हो, उतनी स्किल हो, तो आप उस जो है वर्कर को जो है सिलेक्ट कर लोगे। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो है वो उसकी डिमांड क्या क्या है, डिमांड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या डिमांड करता है वो, सैलरी डिमांड कितनी है उसकी, एनवायरनमेंट कैसी डिमांड करता है वो, काम कितना डिमांड करता है कि कितने आवर्स काम कर पाएगा, कैसा काम कर पाएगा, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। दूसरा उसकी जो है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। अगर वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लिखा हुआ है तो ये 60 के पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो होएगा ही। अगर किसी के पास 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको जो है प्रेफर करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरी जो है फैक्टर है जो कि इसको सिलेक्ट करने के लिए काम करता है। तीसरा क्या है, पर्सनैलिटी। आपको चाहिए, आप जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से हो तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो कि काम भी अच्छा करे, जिसके पास एबिलिटी हो, एक्सपीरियंस भी हो। अगर कोई पर्सन कम सैलरी की डिमांड कर रहा है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी पर्सनैलिटी है, तो ये क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया जिससे आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे,
ठीक है। तो ऐसे किसी को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लोकेलिटी कहाँ से है, वो उसको रहने का कैसा फंक्शन है उसके पास है नहीं है, उसके खाने का फंक्शन कैसा है कि क्या वो खुद से खाना जो है, अगर घर के पास है इंडस्ट्री तो आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो खाना घर से खा सकता है, ठीक है। आपको उसको खाना नहीं देना, आपको उसको रहने की जगह नहीं देनी। तो ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आपको मैटर करेंगी, ठीक है। उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटीज, वो सारी चीजें इंटरव्यू से क्लियर होंगी और वो इंटरव्यू आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लोगे। तो आपके पास 60 पीपल्स ने आपको जो है जॉब को अप्लाई किया था, आपने उसमें से 20 को चुन लिया और वो 20 जो है वो आपकी वर्कफोर्स में सिलेक्ट हो गए, अब वो आपके साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर आप प्लान करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो और सिलेक्ट करते हो प्रॉपर पर्संस को, जिसके कारण आपकी इंडस्ट्री के अंदर कभी भी पर्संस की कमी नहीं रहेगी और वो सही से काम करेंगे, ठीक है। ये है आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्कोप है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।